अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में ज़्यादती केसेस की जो तादाद है उसमें इजाफा हो गया है और बेरोज़गारी जो है वो शदीद जो है क्या कहेंगे कि उरूज पे पहुंच गई है। मतलब कोविड भी चल रहा है और ये वाक़यात मुसलसल जो है वो सामने में देखने में आ रहे हैं। कहीं डकैती हो गई, कहीं ज़्यादती हो गई। ये वाक़यात ऐसे हैं कि मतलब इंसान जब इसको सुनता है, इसको फेस करता है तो उस पर क्या गुजरती है, किस तरीके से वो इसमें सर्वाइव करता है। बेरोज़गारी जो कि हर घर का, आप जितने भी निचले तबका आप देखें, वहाँ लोगों के पास जब नौकरियां नहीं होंगी, खाएंगे पिएंगे नहीं, और अशे खुर्दनूश की चीज़ें आप लोग देख लें, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आप बिजली ले लें, आप गैस ले लें, आप पेट्रोल ले लें, हर चीज़ में जब इजाफा होगा तो ये जो छोटी फैमिलीज़ हैं, जो आवाम है, वो कहाँ जाएंगी, किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। इसी पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ ह्यूमन राइट पाकिस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, HRCP के मेंबर भी हैं। आरिफ मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। शुक्रिया। अच्छा, मैं बात कर रही थी ज़्यादती केसेस के। अभी एक वाक़या हम आप पहले डिस्कस कर रहे थे। आप मुझे उस वाक़े के बारे में बताएं कि वो बेसिकली वाक़या है क्या और किस तरीके से वो वाक़या पेश आया। ये कल वाक़या हुआ है और कुछ डाकू थे कि किसी घर में गए डाकू की चोरी की नियत से। अब वहाँ जाके उन्होंने जो काम करना था वो तो कर लिया, फिर अचानक उनको पता नहीं क्या ख्याल है, एक बच्ची थी बेचारी 17 साल। उन्होंने कहा चलो हम यहाँ आए तो अब ये भी कर जाते, तो उसके साथ उन्होंने ना ज़्यादती भी करी और करने के बाद फिर वो सामान भी ले गए। अब गरीब लोग थे बेचारे। आज अखबार में जो आया है उसके मुतालिक पता चला उसका बाप किसी फैक्ट्री में काम करता है। गरीब लोग हैं, FIR वगैरह भी कर दी हैं, व्हाट्सएप पे आ भी चुका है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा हमें कि ये कैसे है और इसको इंसाफ दिलाना चाहिए बच्ची को। और ये जो वारदातें बढ़ रही, सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं। पहले डाकू आते थे, चोर आते थे, वो सामान लूट के ले जाते थे, कैसे वाक़या वाक़यात आ भी जाते थे तो मीडिया पे कभी भी नहीं आए। मगर इसका मतलब है ज़्यादा हो गए हैं। पहले एक आध होता था तो लोग खामोश हो जाते थे। ये डिफेंस में शुरू हुआ था, शायद आपको याद होगा, डिफेंस में हुआ था बहुत पहले, ऐसे वाक़यात होते थे। वहाँ लोग पैसे वाले खामोश हो जाते थे। मगर जो गरीबों के साथ ऐसा होगा उसके पास मतलब दिन दहाड़े पहले तो रातों में हुआ करता था ये कि जो चोर थे या डाकू थे, डकैत थे, वो आते थे आधी रात को और फिर वो इस तरीके से चोरी वगैरह करते थे। लेकिन आजकल दिन दिहाड़े वो ज्यादती भी कर रहे हैं और इस तरीके की जो चीजें हैं घर के, बल्कि वो एक गरीब फैमिली थी आपने बताया, तो मतलब उनके पास तो ऑलरेडी कुछ ऐसा मौजूद नहीं होगा। तो इसके पीछे दो मकसद है ना। देखें, इस वक्त डाकू इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतना क्राइम बढ़ चुका है कि अब उन्हें बहुत बड़ी जगह जाने के लिए वो छोटे से काम करते हैं। छोटा सा भी पैसा 50-20 हज़ार में मिल जाता है। इवन तो मोबाइल के ऊपर जो 20 हज़ार का उस पर जान ले लेते हैं। तो अब क्राइम का रेशो या जो जराइम करने वालों का म्यार इतना गिर गया है कि अब उन्हें 20 हज़ार पे जान भी ले लेंगे, किसी की इज्जत भी ले लेंगे, अब उनके परवाह नहीं। तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस पर सोचना पड़ेगा हुकूमत को कि इसे कैसे कंट्रोल करें। बाकायदा डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा फोर्सेस को, पुलिस को देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। इसके ऊपर बाकायदा कोई थिंक टैंक बैठे, सोचे क्या होगा और इसकी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को आप दें, वरना ये तो बहुत मसला आगे जाके बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है। ये दरिंदे कमर में सोती हुई औरत को नहीं छोड़ते। वो आप ज़ैनब का वाक़या ले लें, आप छोटे बच्चों को ले लें जो कि अभी इतने छोटे, मतलब वो उनकी सिर्फ खेलने कूदने की उम्र है, उसके साथ आप ये इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं। किस तरीके से पेरेंट्स को बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब हम जितने भी कर लें, हम स्कूल ना भेजें अपने बच्चों को, घर में भी बच्चे महफूज नहीं है अपने। वो 17 साल बच्ची छोटी सी होगी, जाहिर सी बात है, उसकी आगे उसे एक जिंदगी गुजारनी है। इस तरीके के वाकयात आप नहीं समझते कि हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कोई बिल पास करना चाहिए? बातें सब करके जाते हैं, कोई बिल आपने कोई अभी तक ऐसा मंजूर नहीं हुआ है, हुआ भी तो इम्प्लीमेंटेशन उस पर कुछ नहीं हुई है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, इसलिए ये जो वाकयात जो हो रहे हैं ना, इसकी सबसे ज़्यादा ये वाकयात हो रहे हैं पंजाब में। पंजाब से शुरू हुए तब कराची में भी हो रहे हैं, हालांकि बहुत कम होते थे, मगर यहाँ भी रेशो बढ़ता है। पंजाब में तो सियालकोट में तो बहुत ही ज़्यादा रेशो है। मगर मसला ये कि पहले भी जो सियालकोट में वाकयात हुए और बच्चों के साथ जो किडनैप किया, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे उठा के लिया, तो उसके ऊपर जो मुलजिम पकड़े गए वो आज बरी हो गए। तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा। इमरान साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई कानून में तब्दीली लाओ। जिस तरीके से इन्होंने अभी मैंने कल ही देखा है कि इन्होंने जजों को बोला है कि 9 महीने में फैसला करें आप, और नहीं रोक सकते और देना पड़ेगा। हुकूमत पूछेगी, हाई कोर्ट पूछेगी उससे। तो इस तरह का इस सिलसिले में भी कानून में तब्दीली लेके आए। इस बच्ची के साथ जैसा हुआ, इन केसेस में जो लोग छूट जाते हैं उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इन्हें बैठना पड़ेगा इमरान साहब को, और सूबाई हुकूमतों को लेके बैठें, इसका बिल पास करवाएं बाकायदा और सख्त से सख्त सज़ा दें, और इसको जल्दी इसका रिजल्ट आए, तब ये लोग घबराएंगे, वरना उनको पता है कुछ भी नहीं होगा। आप ये देखिए कि वो टिकटॉक वाला वाकया जो पेश आया था, उस पर उस लड़की को जो हिरासा किया गया था, उसका जो मामला है वो आज तक चल रहा है। लेकिन ये जो केसेस हैं जो कि गरीब बच्चे हैं, जो कि जिनके घर वाले जो है वो आवाज़ नहीं उठाते, या फिर वो बचने की कोशिश करते कि हम मीडिया पे ना आए कि हमारी बदनामी होगी, उनको क्या करना चाहिए?
किस तरीके से ह्यूमन राइट्स उनकी मदद कर सकता है? बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आज भी जो वाक़या सुना तो मैंने सबसे पहले जो हमारी सियासी जमातें हैं, जितना मेरा डोमेन है मैं कर सकता हूँ, मैंने उनको अपना एक व्हाट्सअप भेजा अपनी वॉइस के साथ। उनको मैंने बोला कि भाई आज वाक़या हुआ है, आप अपने अपने ज़िम्मेदारों को जो उस इलाके का है वहाँ भेजो। जैसे मैंने MQM को बोला है, मैंने जमात इस्लामी से मैंने वॉइस मैसेज भेजे हैं उनके ज़िम्मेदारों को कि भाई आप जाके करो और इसकी मदद करो, बेचारे के गरीब लोग हैं। आप खड़े हो गए तो सामने वाला जगह ताकतवर है तो आपको देख के डरेगा, आप ये काम भी करो। आप जो पॉलिटिकल काम कर रहे हो सबसे बड़ा काम तो ये नेकी है, ये करें आप। ज़्यादती और वारदातें बढ़ने का क्या वजह है? इसकी असल वजह जो है ना वो तो एक तो कराची के अंदर बेरोज़गारी भी बहुत हो गई। वजह यह है कि यहाँ इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया, लोग बाहर से आ रहे हैं, यानी बाहर से मुरादे हमारे मुल्क के बाहर के नहीं हैं। अब वहाँ इससे ज़्यादा बुरी हालत है। वहाँ अब पेशा पंजाब की मैं बात करूँ 300 रुपये लेबर की मजदूरी है वहाँ पर। अब यहाँ 1000-1200 लेबर ले लेता है और थोड़ा सा स्किल हो जाता है तो 3-3 हज़ार कमाता है। वो एक को देखता है, दूसरे को देखता है, पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है। अब इतना बोझ कराची नहीं उठा सकता, बिजली पानी कहाँ से लाएगा? हर साल आप करें, अभी भी पानी का जो 500 GDM इमरान खान ने कहा था वो 250 इन्होंने सेंक्शन किए। अभी तक किसी ने 100 अरब के अंदर 250 मिल रहा, प्लानिंग कब की वो भी कोई नहीं बता रहा। तो नहीं होता ना कुछ भी। तो गवर्नमेंट शॉर्टकट कर रही है, पब्लिक को नहीं बता रही है। अब 500 की रिक्वायरमेंट थी, 250 आ रहा है और प्रेजेंट सिनेरियो 1000 मांग रहा है। जो इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट 1000 की है, आप 250 दे रहे हो, क्या होगा? और फिर ये जो लोग आ रहे हैं इनको पानी गैस बिजली कौन देगा? तो हालत तो ख़राब हो रहे हैं। नहीं तो पानी बिजली गैस है ही कहाँ कराची में? आप ये बातें करते हैं, सब चीज़ें महंगी कर देते हैं, किसके पास क्या बचता है? देखिए पानी का तो मसला हल हो सकता है, इसमें जवाहर शरीफ साहब का और बेनज़ीर ये जरदारी साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे अच्छी तरह आज 2005 में जब हमारे ये MD वाटर बोर्ड थे, मिसबा साहब, उनका इंतकाल हो गया। मैंने खुद जंग में पढ़ा, उन्होंने कहा हमने 2005 में एक लेटर लिखा था इरसा को कि पानी की हमें क्वांटिटी जो बढ़ाई दी जाए हमारा इसके। तो उन्होंने कहने लगे इसका जवाब ही नहीं दिया। 2005 का लेटर है, 2012 का मैं बता रहा हूँ, उन्होंने आगे बताया अभी तक जवाब नहीं आया। तो मसला ये कि बेनज़ीर जरदारी साहब भी सदर रह चुके हैं, नवाज शरीफ भी रहे। ये तो सिंध के थे ना, आपने जब सिंध के दौर में थे तो आपने उस पानी को क्यों नहीं बढ़ाया? 14 साल से तो आपकी हुकूमत काबिज है। नहीं, उस वक्त तो ये करेगा इरसा जो है ना फाक के अंडर में आता है। सदर ममलिकत जरदारी साहब थे, वजीर आजम भी उनके थे और उसी दौर में हुकूमत की बात कर रही हूँ, 14 साल से काबिज है ना। हाँ, तो आपने क्यों नहीं दिलवाया? इनको तो ये तो हर चीज़ वफाक को तो कहते हैं वो करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? आज भी जो महंगाई का कह रहे हैं कि इमरान के खिलाफ ही कह रहे हैं स्ट्राइक करेंगे, तो तुमने अपने यहाँ रोक ली। लोकल यहाँ जो काम हो रहे हैं उन्हें तो रोको। अदम एतमाद लेने का फैसला भी कर लिया इमरान खान के। हाँ, वो सारा तैयारी है पूरी। मगर आपने अपनी हुकूमत में क्या किया? आपकी अपनी हुकूमत में जब आपके पास इक़्तिदार था तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सिर्फ पैसा खाया। 14 साल से आज भी सिंध हुकूमत जो है वो काबिज है सिंध पर, और इसी तरीके से लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। अगर सिंध हुकूमत चाहे तो ऐसा भी कोई कानून बना सकती है कि लोग जो ये ज़्यादा केसेस के वाक़यात आ रहे हैं, जो महंगाई में इजाफा हो रहा है, इस पर भी एक्शन ले सकती है। लेकिन आप लोग वो नहीं करते हैं जो करना चाहिए एक हुकूमत को। अब हम बात करते हैं जी, कराची की बात कर लेते हैं। कराची की सड़कें देखें, कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, 90% जो है वो सूबे को कमा कर देता है, पाकिस्तान को पाल रहा है, ये सब कुछ कर रहा है कराची। मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं इसे। 70% रेवेन्यू आपको जनरेट करके देता है। लेकिन आप लोग कराची को क्या दे रहे हैं? ये कराची को कोई क्यों ओन नहीं करता? क्यों कराची को कोई नहीं कहता कि हमारा कराची है? दूसरों पे डालते हैं पैसा, सब यहीं कमाने आते हैं, लेकिन कोई कराची को अपना नहीं समझता। क्यों? इसके अंदर ना बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है, बल्दियाती जो हमारा सिस्टम है ना, उसके अंदर जो हमारे रोड्स जो है ना, इनका जो जिम्मेदार है KMC है, और KMC आती है मेयर के अंडर में, इससे पहले भी रहे हैं। तो KMC मेयर के पास तो इख्तियारात कहाँ है? इसमें इख्तियारात बेशक नहीं, मगर कुछ जगहों पे इन्होंने काम नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि मैं खुद जाता रहता हूँ इदारों में, जाके वर्किंग करिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, गुलबर्ग पे मैं अक्सर जाता हूँ, अक्सर रोड 3 महीने बाद टूट जाता, आज भी टूट गया है। मैं 6 साल से वहाँ जा रहा हूँ, एक बल्क की लाइन गुजरी पानी की, मैं वाटर बोर्ड भी गया था, और हमेशा लीकेज रहती है, उसकी वजह से रोड टूट जाता है। मैंने इनसे कहा यार इसको बनाओ, करने का फंड नहीं है हमारे पास, वाटर बोर्ड वाले, वो आज तक नहीं बनाए। उसमें अभी भी किसी वक्त भी लीकेज हो जाता है। नया रोड बनता है, 6 दिन पानी आता है, वो रोड गाड़ी हैवी बस जाती है, रोड टूट जाता है। आज तक अभी भी जाके गुलबर्ग देख ली, वो रोड टूटा हुआ उसका। 2 मसले हैं वहाँ पर, एक तो लाइन बल्क की लाइन को ठीक करना, दूसरे वो जो गटर की लाइनें साथ में चल रही हैं उनको सफाई करनी है, उनको या तो बड़ा करना, और सामने जो नाला है या तो वो उसके अंदर डाल दें, वो खुश्क नाला है, इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोकली ये कर सकते हैं, KMC वाले ये भी काम नहीं कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को छोड़ दें, मैंने छोटी सी मिसाल दी है, क्योंकि रोड की डोमेन जो है KMC के अंडर में, वहाँ इन्हें देखना पड़ेगा
पड़ेगा, जो हमारा करोड़ों रुपए रोड पे लग रहा है उसको बचाए कैसे, उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगी। जो गटर लाइन टूट के आ रही है उसको पहले उसको सही करें। उसके साथ उसकी मिसाल दे रहा हूँ जमशेद रोड की। मैं PTCL में जब जॉब करता था तो वहाँ केबल जब कटे तो मैं वहाँ गया था, तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल काम कर रहे थे। तो जमशेद रोड पे जो एक रास्ता है पूरा अंदर जा रहा है हैदराबाद कॉलोनी तक, तो उन्होंने दोनों तरफ पहले नाले बनाए, 24-24 की लाइनें। आज भी वहाँ जाके देख लें उस दौर का रोड टूटा हुआ, इसलिए नहीं कि जो गटर की लाइन है ना उन्होंने उसमें जो लगा दी और पानी उसमें चला जाता है। जमशेद रोड की तो अब बात करें, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब उधर का तो हाल बहुत ही बुरा है। मतलब कोई वहां से गुजरे तो मुझे लगता है वो कोई मरीज वहां से गुजरे तो वो उसने फौत ही हो जाना है। मतलब वहां के जो रोड का हाल है वो अल्लाह माफ करे इतना बुरा है। पानी वहां इतना खड़ा है, वहां पे पोल्स खड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता करंट उसमें फैलता है, तो आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई क्यों नहीं बनाता कराची को, क्यों है मतलब कोई डेवलप क्यों नहीं करता? जिस तरीके से नवाज शरीफ ने पंजाब को बनाया, आपने देखी पंजाब लाहौर की सड़कें जाकर। यहाँ आप देखें, हम बात करते हैं कराची को, क्यों नहीं कोई कराची को ओन करता? इसमें देखें थोड़ा कसूर मैं जो समझता हूँ कि हमारे मेयर साहब ने भी मसले को जो ना बहुत ज़्यादा नहीं उठाया। आहिस्ता बोला, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, वो फैसला आखिर में आया। वसीम अख्तर ने कहा कि जी हमारे पास फंड नहीं है, तमाम जो फंड है वो सिंध हुकूमत अपने पास रख लेती है, हमें नहीं देती। ये तो सही जो DMC और KMC के फंड है वो तो नहीं मिलते, वो तो हैं। और दूसरी बात ये कि इसको उस टाइम पे अगर ये सही मानों में परसू नहीं कर सके, मेरा जहाँ तक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज ने साकिब निसार जब बुलाए जलील करे, आप ये कर रहे, आपको वहाँ खड़े होकर बोलना मेरी पिटीशन पड़ी, मुझे मैं नहीं जा रहा उठ के, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब ने कहा, खड़े हो गए थे, खड़े, और उनको हालांकि बाद में आना पड़ा, माफ़ी मांगे। मगर वसीम अख्तर से मुझे ये शिकायत, एक दफ़ा उन्होंने बोला कि सर आप मुझे बुलाते हो रहे, मेरी पिटीशन पे आप फैसला क्यों नहीं करते? जो जाते वक्त वो करके गए और उनके करने से देखें क्या हो गया, कितना बड़ा फैसला। ये पहले आता तो कितना अच्छा हो जाता हमारे लिए। बहुत डिले किया है लोगों ने, इनको डोमेन मिला था, अब डोमेन नहीं है आपके पास, अब आप आओ, टाइम लगेगा, आपको अपने वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए था। अब आप क्या समझते हैं, अभी भी बल्दियाती जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं आपके अब मेयर को इख्तियारात दिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, या सिंध हुकूमत के सिर्फ दावे हैं? क्योंकि वो तहरीरी जो है एक लेटर उन्होंने जारी किया है जिसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम इख्तियारात जो मेयर को दिए जाएंगे। ये सिंध हुकूमत के सिर्फ दावे हैं या हमेशा की तरह कोई एक और लॉलीपॉप दी जा रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अचानक आया ना कि मेयर से पावर लिए, स्कूल ले लिए, कॉलेज ले लिए, इन्होंने सब छीन लिए कि हम करेंगे खुद, सिंध गवर्नमेंट ने। ये इनको पता था कि आने वाले वक्त में जो ना हमको कैसे ये लोग हम पे, क्योंकि काम तो हुआ नहीं है। अब उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा पहले तो ये ले लो। अब इन्होंने क्या लगा देखें, जमात इस्लामी, MQM सारे लोग लग गए इख्तियार वापस करो, इवन दो मुजाहरा किया, अब वो एग्रीमेंट भी कर लिया। अब उन्होंने क्या बोला ठीक है हम वापस कर देंगे। वो वापस कर क्या रहे हैं, वो तो उन्होंने एक चीज़ फेंकी थी वही वापस कर रहे हैं। असल तो मसला उन्होंने छुपा दिया और आप जा भी नहीं रहे, कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि आप तो बोल रहे हमें वही मिल जाए। तो उन्होंने बड़ा गेम खेला है आपके साथ। ये वो असल मसला उन्होंने डिस्कस ही नहीं करा आपसे और आपको मजबूर कर दिया, आपको बैक हैंड पे कर दिया। आज भी जमात के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, मैंने कल नईम साहब का पढ़ा था, उन्होंने फिर कहा कि हम फिर आ सकते, तो इसका मतलब क्या है कि मुआहिदा ख़त्म हो सकता है। ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है। यहाँ ब्रेक लेना, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे
मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं जी कराची में इतना ट्रैफिक जाम क्यों रहता है, क्या वजूहात है कि इतना ट्रैफिक जाम रहता है। जो लोग हैं, एक तो सड़कें टूटी हैं, वो तो हमें समझ में आता है कि सड़कें टूटी हैं तो ट्रैफिक जाम रहता है, और भी क्या वजूहात हैं। मौजूद है आरिफ साहब, हम इनसे बात करते हैं। जी आरिफ साहब, ज़रा बताइएगा कि क्या वजूहात है जो इतना ट्रैफिक जाम रहता है, एम्बुलेंस वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती। देखिए, इस सिलसिले में मैंने कुछ काम किया था एसएसपी ताहिर नूरानी के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मीना बाज़ार पे, और मैं मेयर साहब के पास भी गया था और उनसे बाकायदा वो जो ठेकेदार ने वहाँ पर तकरीबन जो गाड़ियों की पार्किंग की जगह अलॉट की थी, मैं उसको कैंसिल भी करा दिया था मैंने। उन्होंने लिख के लेटर दी, मेरे पास पड़ा हुआ 100 मीटर पे, उसने बोला जितनी पार्किंग है ख़त्म कर दी ठेकेदार से, वो मान गया था, सब कुछ हो गया था। तो मैंने उनको ये सजेशन दी थी कि राउंड अबाउट जो है हमारा, जब मीना बाज़ार की तरफ हम आते हैं करीबाबाद से, अगर 100 मीटर पर दोनों तरफ हम पार्किंग बंद कर दें और सारे पथारे हटा दें, फुटपाथ क्लियर कर दें और रिक्शा टैक्सी जो भी है वहाँ खड़ा ना हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वहाँ ट्रैफिक का भी जाम हो। कि मैं 15 साल से वहाँ से आता था, जब मैं पीटीसीएल में जॉब करता था, जब से वहाँ यही आ रहा। और आज की डेट में भी रात को अगर मगरिब से पहले भी आप जाएं तो आप मियाँ दाद स्पोर्ट्स पे, मैं फिर नाम ले रहा हूँ, राइट हैंड पे देखिएगा मियाँ दाद पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी, 15 मिनट लेती है। जब आप आगे जाके देखेंगे ना, तो जब बिल्कुल एंड में जो बाज़ार है, मार्केट है, पता नहीं कौन सी, मेन बाज़ार के सामने उल्टे हाथ की बात कर रहा हूँ जाते वक्त, तो आपको आखिर में देखेंगे कि आप ट्रैफिक देखेंगे, जब आखिर में पहुंचेंगे बिल्कुल रोड पे, डबल रोड पे सामने आएंगे ब्रिज के नीचे, तो आप देखेंगे रुके क्यों थे। पता चला कि पहले तो उन्होंने पार्किंग करी है मोटरसाइकिल वालों ने जो ऊपर रहते हैं जिनकी दुकानें, उसके बाद वहाँ बाकायदा 2 ट्रैक जो है ना, एक ट्रैक पे पार्किंग वाली कार है और उसके साथ एक लाइन लगी हुई रिक्शों की, जो लेडीज़ आती हैं उनको उठाने के लिए, सिर्फ एक ट्रैक बचता है। 3 ट्रैक पे तो मैं चला आ रहा हूँ और यहाँ आके मैं फंसता हूँ। तो ये मैंने काम किया था, मगर मेरी बदकिस्मती है कि उन्होंने भी कोशिश की, मगर इतना बड़ा माफिया है। मैं 1-2 दिन तक चलाया, उसके बाद देखा वो फिर वो लोग आ गए, फिर वो बन गए, फिर बीच में ऑपरेशन। आप कह रहे हैं जो पथारे और ये जो ठेले वाले हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है, क्योंकि इन्होंने जो पार्किंग की जगह है, बेसिकली वो पार्किंग की जगह है भी नहीं, तो उन्होंने उसको घेरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग मुतासर होते हैं, ट्रैफिक मुतासर होता है, जो वक्त पे लोग नहीं पहुंच पाते। मैं अगर बात करूं, मैं गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले गई थी, एक प्रोग्राम करने के लिए गई थी वहाँ पर मैं, तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोगों को कहा कि आप यहाँ से, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे, उनको कहा कि जी आप यहाँ से अपने पथारे और ये सब बाइक्स वगैरह वो उठा लें। ऑर्डर्स दिए, बेसिकली छापा मारा था वो जाके वहाँ पे तमाम जो सामान था उनका वो गाड़ियों में लोड भी किया कि सब कुछ आप ख़त्म करें, यहाँ से हटवा दिया था। लेकिन हम थोड़ी ही दूर गए और वहाँ से हम वापस आए। जब हम थोड़ी दूर जाकर वापस आए तो हमने देखा कि लोगों के अंदर कोई डर और खौफ नहीं है, उन्होंने वापस वो सामान जो है लगाना शुरू कर दिया। मतलब आपके अंदर कोई डर और खौफ है ही नहीं किसी भी किस्म का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ उसके साथ हमारे साथ एक और आदमी मौजूद था, वो आदमी उनको इशारे कर रहा था कि अभी आप उठा लीजिए, बाद में आप इसे रख लीजिएगा। मतलब आपके अंदर के लोग जब मुलव्विस होंगे तो कैसे ठीक होगा माशरा। मुझे आप बताएं कि आपके लोग मौजूद हैं, वही लोग मौजूद हैं, आके आप कहते हैं अब ये सब चीजें हटाएं, लेकिन जो वहां जो माफिया बैठा है वो कहता है अभी आप उठा लो और बाद में आप जो है वापस रख देना। आप मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, इसके अंदर जो आप बात करी ना, मैंने इस पर वर्किंग करी थी, मैं केएमसी में काफ़ी काम करता हूँ, तो इसका वहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर 3 पोस्ट हैं वहाँ की। ये सब इन्हीं का ठेका होता है। ये लोग क्या करते हैं, यही लाके बिठाते हैं, यही सब कुछ करते हैं और आपके सामने भोले बन जाएंगे। आप कहेंगे ऑपरेशन, मेरे कहने से ऑपरेशन करके उठा दिया था उन्होंने। बाद में जब आगे तो मुझे पता चला वहाँ बाकायदा ठेकेदारी सिस्टम है, रिक्शों का भी ठेकेदारी तो चल रहा है। मैं यही कह रही हूं, उनका अंदर का अपने ही लोग जो है
हैं माफिया वो मुलव्वस हैं और जो ये काम वो उसके बदले पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, और गैर कानूनी पार्किंग आप पार्क कर दो, उसके बदले आप वो पैसे ले लो, पैसा ऊपर तक जाता है। ऐसा ही है। अब बात तो ये कि अगर ऊपर वाला जब भी हमसे तो बड़े प्यार से उन्होंने ठेका मुझसे हटकाए थे, मैंने हटा दिए, अब पार्किंग वालों को आप सही करा लो, मैंने काम किया, मैं समझा काम हो गया, पीछे से फिर आ गया, तो पूरा माफिया है वो भोले बन के। हमसे तो बड़े अच्छे मिले, डायरेक्टर के पास गया था मैं, सीनियर डायरेक्टर के पास KMC जब मेयर साहब थे, उन्होंने फ़ौरन मुझे लेटर दे दिया कि ठीक है आप हटाते, मेरे हाथ में दिए आप हटवा दे जाके। मगर हुआ क्या, कुछ दिन तक लाते होते, मैं 24 घंटे तो काम पुलिस ट्रैफिक पुलिस का, अच्छा ट्रैफिक पुलिस भी उस तक तो थी, उसके बाद वो भी अपने चक्करों में लगे, कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसा ही है। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसी आपके पास कोई ऐसी तंजीम नहीं, तंजीम तो नहीं कह सकता, कोई थिंक टैंक ऐसा नहीं है हर डिपार्टमेंट में कि किसी वक्त भी जाके कहीं भी छापा मार के बुलवा ले उनको। ऐसा ही है। अगर ऐसा भी ये कर दें कि हर डिपार्टमेंट में कोई थिंक टैंक और वो जाके KMC के डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर किसी वक्त भी छापा मार के आके देख ले, बुला ले, तो ये बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कंट्रोल होगा, वरना ये नहीं हमें ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा पावर, पैसा इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, बात करते हैं CNG स्टेशन की, जो है वो भी जो है वो खुल चुके हैं और 2.5 महीने के बाद CNG स्टेशन खुले हैं। और कहा गया था कि CNG स्टेशन बंद इसलिए किए गए थे क्योंकि घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस मुहैया की जाए। अब आप ज़रा मुझे एक बात बताएं, ये 2.5 महीने जो आपने CNG बंद करके रखी है, कौन सा घरेलू सारिफ है जिसको 24 घंटे जो है वो गैस मिली हो? जब हम सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, अपने कामों पर जा रहे होते हैं, तो घर वाले जो होते हैं वो भूखे ही जा रहे होते हैं सब जगह पे, क्योंकि गैस ही नहीं आती। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि ये जो CNG स्टेशन बंद किए हैं इन्होंने, गैस की फराहमी मुअत्तल की है, घरेलू सारिफिन को मिली नहीं है गैस, तो गई कहाँ है वो गैस? देखिए, इसका जवाब मैं आपको बड़ा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया था वाटर बोर्ड जाके, जब मैं चला गया था धाबे जी तक पहुंच गया था, मैंने कहा यार कराची में पानी की सप्लाई क्यों कम होती है। जब वहां जाके देखा तो पता चला जो मोटरें पंपिंग करने वाली है ना, बहुत पुरानी ब्रिटिश के ज़माने की बनी है, वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब मोटरें ख़राब होती हैं तो दुबई जाती हैं बनने के लिए, जाके आप पूछ लीजिएगा वाटर बोर्ड में किसी से। यही पोजीशन कराची में जो गैस नहीं आ रही है कि वो जो गैस जो सक करने वाली प्लांट इनकी मशीन है ना, उनकी मशीनरी हो गई पुरानी, और उसके लिए उसके अंदर उसको नई जदीद मशीनरी लाना पड़ेगी। जिस तरीके से वाटर एंड सीवरेज वाले ने पुरानी मशीनें लगा के रिपेयरिंग, इन्हें चाहिए स्टैंड बाई में नई मशीनें लगा, क्यों रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हैं, मगर उसमें एक बाकायदा गेम इन्वॉल्व हो रहा है, और उसका सफ़र आप, पानी बहुत है धाबे जी पे, पंपिंग ही नहीं होगी आपकी, तो कहाँ से आएगा? गैस भी बहुत है आपके पास, आप मशीन प्लान चेंज करो। ओपन पब्लिक को बता नहीं रहा, ना सुई गैस बता रही, ना हमारे इदारे के जो हमारे जिम्मेदार हैं, मतलब अपने लोगों से छुपाया जा रहा है। हमारी सियासी जमातों को जाके बैठना चाहिए ना, हम तो डिस्कस कर रहे हैं आपसे, हमें ये सारी खबरें कौन दे रहा है? हमें इदारों से भी मिल रही है, लोग भी हैं जानने वाले, वो बता रहे हैं। MPA MNA जो है ये जाके क्यों नहीं कर रहे काम? इन्हें निकलना चाहिए ना, अगर ये निकलते तो बहुत फ़र्क पड़ता। आज ये मुजाहरा कर रहे हैं, क्यों मुजाहरा कर? आप डिपार्टमेंट में जाके बैठो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ जाओ डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके बैठे, आप जाके उनसे दो। जैसे मैंने आपको बताइए, मैंने डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर मेरे दोस्त ने, उन्होंने मुझे बताया कि यार मोटर का मसला है, वहाँ पंपिंग नहीं हो रही, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, मोटर ही ख़राब है, पंपिंग नहीं, 70 इतनी बड़ी मशीन है और वो ख़राब होती है, उसकी रिपेयरिंग नहीं होनी, दुबई जाती है पढ़ने बनने। तो ये सुपोजिशन इसमें भी है, इसमें मशीनरी इन्हें चेंज करना पड़ेगी गैस के निकालने की, ये असल मसला है। खैर, अब बात करते हैं महंगाई पर। महंगाई में जो डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है, एक गरीब शख्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो घर में उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर आप देखें कि 20-25 हज़ार रुपये किसी की सैलरी है और वो बिलों में की मद में वो पैसे दे देता है, तो पीछे क्या बचता है बाकी में? किस तरीके से हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि कोविड भी चल रहा है और कभी कभी जो नोटिफिकेशन भी निकाल देते हैं अचानक से कि जी केसेस बढ़ गए हैं, लॉकडाउन करेंगे, फिर से लोग जो हैं वो घरों में महदूद हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं किस तरीके से मईशत को बेहतर कर सकते हैं हम लोग? देखिए, इसमें एक काम जो है ना, बहुत ज़रूरी काम जो है वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का है, क्योंकि इन्हें चाहिए कि जो बाकायदा इसके लिए इनको डोमेन दिया गया है, मार्केट यही लोग कंट्रोल करते हैं ना, इन्हीं का एरिया है, तो इन्हें चाहिए कि बाकायदा से चेक एंड बैलेंस रखें। और जो सब्ज़ी मंडी से, या सपोज जो सबसे बड़ा मसला सब्ज़ी का है, वही बेचारे गरीब खाता है, गोश्त तो कहाँ से खाएगा? जब वो चीज़ें आ रही हैं तो उसको कंट्रोल करें, वहाँ से रेट लिस्ट लें, ठीक, और जहाँ जहाँ ये सप्लाई हो रहा है उनको मार्जिन कम रहे। आज ही मैंने बंद गोभी मैं एक जगह देख रहा था, मैं कभी कभी सब्ज़ी मंडी चला जाता हूँ, घर से नज़दीक है, वहाँ पर है 30 रुपये। मैं एक जगह गुलशन में खड़ा था एक घर, तो वो कहने लगा आपा जी 80 रुपये किलो, और 2 किलो लेंगे तो मैं आपको 150 की दे दूँगा। अब हम मार्जिन देखें, 100% से ज़्यादा छोटी सब्जी वाला कमा रहा है। और इसका काम क्या है? गवर्नमेंट की लिस्टें होना चाहिए उसके लिए भी कि भाई तू 35 ला रहा है,
तू 50 बेच दे, 30 ला रहा है, अपना थोड़ा मार्जिन रख लो। तो उसकी वजह से जो आम आदमी बेचारा, उसको इतना असेसमेंट थोड़ी कि कहाँ से लूँ, वो तो बीवी बोलती जाओ ले आओ, वो जाके ले आता है, जब घर पे आके देखता है तो 100-200 रुपए खर्च कर आ गया। हाँ। वो उसको बेचारे को पता ही नहीं कहाँ से लाएगा। तो आपको कंट्रोल करने के लिए ये भी है, ये भी करना पड़ेगा आपको। आपके पास, सबके पास लिस्ट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर्स निकलते हैं वो आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल होने उसके हिसाब से जो है आप सब्जी फरोख्त करें, फल फरोख्त करें। और ये मार्केट में नहीं होना चाहिए, मार्केट में तो होना चाहिए, केएमसी मार्केट में तो होगी। ये असल जो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम जो होते हैं ना, वो ठेले वाले जो महल्ले आगे खड़े, सबसे ज़्यादा बजट आपका वहाँ जाते हैं। जैसे मैं कभी कभी मंडी जाता हूँ ना, तो जाके अपने घर का सौदा 2-2.5 हज़ार रुपये का लाता हूँ। मेरी बीवी बड़ी खुश होती है। मैं अभी गया था 50 रुपये की 1 किलो मिर्ची लाया, ख़त्म ही नहीं हुई, जबकि मिर्ची जो है ना वो 25 रुपये पाव है। तो ये चीज़ें कितना बड़ा मार्जिन है इसमें भी देखिए, बहुत बड़ा, इतनी सी चीज़ का मैंने बताया। तो ये अगर आप ठेले को कंट्रोल करते, बेचारा गरीब आदमी जा रहा है रास्ते में, अब ठेले से तो लेगा, अब उसने 20 रुपए वाली चीज़ आपको 50 में बेच दी, घर गए तो बजट आउट हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इनका भी है, इन्हें कंट्रोल, प्राइस को कंट्रोल करना। बड़ी अच्छी बात की आपने वैसे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। थैंक यू जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने प्रोग्राम में बड़ा अच्छा वक्त दिया हमें, और तमाम वो मसाइल जो कि आपके सवालात थे जो मैंने यहाँ पूछे हैं, उन सबका उन्होंने जवाब दिया। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.